Morning all of you, I hope you are fine. So today we are going to do some questions for DSSB TGT PGT GK पेपर 1 नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। हमने इसका पार्ट 1 किया था, अब हम इसका पार्ट 2 करेंगे। तो ये 5 क्वेश्चंस होंगे और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ महात्मा गांधी स्ट्रगल वॉज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल वर्कर। एज यू नो कि महात्मा गांधी 1915 में इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। उसके बाद उन्होंने इंडिया में आके 1916 में इंडिया को घूमा और ये पता लगाने की कोशिश की कि लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। उसके बाद उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था। ये चंपारण सत्याग्रह इन्होंने इंडिगो प्लांटर्स के लिए किया था। उसके बाद 1918 में इन्होंने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की, क्योंकि अहमदाबाद में जो कॉटन मिल थी वहाँ पे वर्कर्स को प्लेग बोनस नहीं दिया जा रहा था। प्लेग एक बीमारी थी जो फैल चुकी थी, उस टाइम पे बोनस की मांग कर रहे थे वो लोग, और इंडस्ट्रियल वर्कर्स को प्लेग बोनस ना मिलने की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। और वो ये भी बोल रहे थे कि हमारे वेजेस हाइक करो, क्योंकि पैसे बहुत कम मिल रहे थे उनको। उन्होंने बोला था कि 35% वेजेस हाइक करो। तो ओनर ने वेजेस तो हाइक किए ही नहीं, प्लस प्लेग बोनस भी देने से मना कर दिया। तब गांधी जी ने इंटरवीन किया इसमें, और गांधी जी ने इंटरवीन किया क्योंकि अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट थी अनुसुईया साराभाई, ये जो थी गांधी जी के फ्रेंड की बहन थी। तो इनके कहने पे गांधी जी ने ये मैटर को अपने हाथ में लिया, और इसके लिए गांधी जी ने फास्ट भी रखा। ये पहला फास्ट था गांधी जी का अनटू डेथ तक, 15 मार्च 1918। 15 मार्च 1918 को इन्होंने ये फास्ट रखा कि मैं जब तक फास्ट पे रहूँगा तब तक बोनस नहीं मिल जाता, इनको बोनस नहीं मिल जाता। और ऐसा ही हुआ जैसा महात्मा गांधी चाहते थे, और इन सब लोगों को प्लेग बोनस मिल गया। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एक सक्सेसफुल स्ट्राइक रही। तो अहमदाबाद स्ट्रगल इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही स्ट्रगल है जो महात्मा गांधी रिलेटेड है इंडस्ट्रियल वर्कर से। तो अहमदाबाद स्ट्रगल। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि कौन सी पहली हंगर स्ट्राइक थी जिसमें गांधी जी थे, तो वो थी यही वाली अहमदाबाद मिल स्ट्राइक फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन 1801 अ सब्सिडरी ट्रीटी वॉज इम्पोज ऑन अवध। ये अवध है। बहादुर शाह जफर डाइड इन रंगून जेल इन 1862। ये स्टेटमेंट ठीक है कि बहादुर शाह जफर को, आपको पता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बहादुर शाह जफर को एज अ हेड बनाया गया था दिल्ली में। उनको उसके बाद रंगून जेल में भेज दिया गया था और 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। दिस इज़ राइट। अगर ये राइट है तो ये रॉन्ग हो गया है, ये भी रॉन्ग हो गया है। ओके, अब हम देखते हैं इन दोनों ऑप्शंस में थे। 1801 में एक सब्सिडी ट्रीटी इम्पोज की गई थी अवध के ऊपर। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अवध एक ऐसा राज्य प्रोविंस बच रहा था जहाँ पे सब्सिडी ट्रीटी नहीं हुई थी। और 1801 में ये भी ज़बरदस्ती जो गवर्नर जनरल था रिचार्ड वेलेस्ले ने डिक्लेयर कर दिया था कि जो नवाब है अवध का, वो फेल हो गया है कि उन्होंने सब्सिडरी फोर्सेस को पैसे नहीं दिए हैं। ओके, तो इसलिए हम इनकी लैंड को ले रहे हैं। तो ये भी ठीक है। तो आंसर इसका हो गया बोथ 1 एंड 2। अब हम देखते हैं कि सब्सिडरी अलायंस होता क्या है। सब्सिडरी अलायंस एक ऐसी ट्रीटी थी अंग्रेज़ों की, जो क्या करते थे, वो ये बोलते थे कि जैसे ये आपका एक प्रोविंस है, ये आपका एक राज्य है, आसपास के राज्य आप लोगों से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं या आपकी इनसे दुश्मनी है, ये आप पे कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला हम एक काम करते हैं, हम आपको बचाएंगे ये आसपास के आपके राज्यों से, लेकिन उसके लिए आपको हम आपको आर्मी देंगे। ठीक है, ये आर्मी हो गई, और हम आपको आर्मी देंगे, ये आपकी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेगी। इसकी एक कंडीशन है कि ये जो आर्मी है इनको खाना पीना रहने की व्यवस्था सारी आपके पास ही होगी। इन सब का खर्चा जो है स्टेट को ही उठाना पड़ेगा, और अगर स्टेट इसका खर्चा नहीं उठा पाया तो हम स्टेट की टेरिटरी को एनेक्स कर लेंगे अपने अंदर, मतलब हम स्टेट की टेरिटरी को ले लेंगे। समझ रहे हो? तो इस तरीके से उन्होंने अपने ब्रिटिश रूल में अपनी टेरिटरी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया। बहुत सारे प्रोविंसेस की उन्होंने टेरिटरी ले ली ऐसे सब्सिडरी अलायंस करके। कहने को तो ये एक नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी थी कि हम तुम्हारी टेरिटरी में कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे, लेकिन ये फुली इंटरवीन है, और इन्होंने इस तरीके से बहुत सारे प्रोविंसेस को अपने अंदर ले लिया था। उन्होंने मराठा के साथ भी ऐसे ही किया था, और निज़ाम्स जो थे हैदराबाद, मतलब बहुत सारे ऐसे ही सब्सिडी अलायंस इन्होंने एनेक्स कर लिए थे एरियाज़।
Now we come to question number 3. Which of the following newspaper was written by लोकमान्य तिलक during the national movement? तिलक के बहुत फेमस न्यूज़पेपर्स हैं, दो न्यूज़पेपर्स हैं, एक तो केसरी है जो उन्होंने मराठी में लिखा था और एक है मराठा जो उन्होंने इंग्लिश में लिखा था. जस्ट लर्न देम एंड द आंसर इज केसरी. कई सारे गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किए थे अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए. उसके बाद इनको मांडले जेल बर्मा में बहुत सेडिशियस आर्टिकल्स लिखे थे इन्होंने. ये बोला गया था कि देशद्रोह के आर्टिकल्स हैं, तो अंग्रेजों ने इनको मांडले जेल में डाल दिया था. इन्होंने ही गीता रहस्य बुक लिखी थी, ये भी आ जाता है कभी कभी. और इन्हीं का वो स्लोगन है कि बहुत फेमस स्लोगन जो आप लोगों को पता है कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा. और इनको लोकमान्य का टाइटल भी दिया गया था. और ये आपने सुना होगा कि जो गर्मपंथी थे और नरमपंथी थे, गर्मपंथी में लाल बाल पाल जो गर्मपंथी थे उसमें ये तिलक बाल गंगाधर तिलक जो है ये इन ट्रायो में एक हिस्सा थे गर्मपंथियों में. क्वेश्चन नंबर 4. इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज गोल? पूर्ण स्वराज का जो गोल है INC कांग्रेस ने कब डिक्लेयर किया? तो इसका आंसर है 1929. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, यू शुड लर्न इट. इस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला था कि हम 26 जनवरी 1930 को अपना इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे. ओके, इसी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. हम खुद ही राज करेंगे, इंडियंस राज करेंगे, ब्रिटिशर्स राज नहीं करेंगे इंडिया पे. और ये जो सेशन है इसको जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजाइड किया था और इन्होंने झंडा, इंडिया का जो ट्राई कलर झंडा है वो फहराया था. क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है तो इसको लर्न कर लीजिएगा. उसके बाद 1939 का भी इम्पोर्टेंट हो जाता है त्रिपुरी सेशन, क्योंकि इसको प्रेजाइड किया था सुभाष चंद्र बोस ने. ओके, और ये जो 1916 का है ये भी इम्पोर्टेंट है कांग्रेस का सेशन, क्योंकि अंबिका चरण मजुमदार थे, उन्होंने इसको प्रेजाइड किया था. और बॉम्बे कांग्रेस सेशन जो 1940 का है ये रामगढ़ में हुआ था, इसको प्रेजाइड किया था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने. तो ये जो ऑप्शंस होते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए. तो करेक्ट आंसर इसका है 1929 लाहौर सेशन पूर्ण स्वराज. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. लंदन ईस्ट इंडिया सोसाइटी एंड ईस्ट इंडियन एसोसिएशन किसने फाउंड की थी? तो ये तो बहुत ईजी है, दादा भाई नारोजी ने इनको फाउंड किया था. दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन बोला जाता था इंडिया का. और INC इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी, उसके फाउंडिंग मेंबर हैं दादा भाई नारोजी. और ये 3 बार प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के. एक तो 1906 वाला जो कलकत्ता का सेशन हुआ था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद वाला, उसमें भी इन्होंने ही प्रेजाइड किया था. और ये पहले मेंबर थे पार्लियामेंट के जो इलेक्ट हुए थे UK हाउस ऑफ कॉमन्स में. और इन्होंने अपनी ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई हैं ये लंदन में ही बनाई थी. 1865 में इन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी बनाई थी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन्होंने 1867 2 साल में बनाई थी, 2 साल बाद बनाई थी 1867 में. कि ऑप्शंस भी देख लेते हैं. राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज बनाया था इंडिया का कलकत्ता में 1828 में. उसके बाद सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी बनाई थी लाला लाजपत राय ने, इन्होंने बनाई थी सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी 1921 में. ये क्वेश्चन भी बहुत आ जाता है. तो 5 क्वेश्चंस एंड आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टैंडिंग दिस नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया. क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया तो आता ही आता है, आपके GK में भी आएगा, प्लस इफ़ यू आर गिविंग TGT सोशल साइंस उसमें भी आएगा, एंड इफ़ यू आर गिविंग PGT उसमें भी आएगा. सो पढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू देम, गेट टू लाइक इट. थैंक यू.